बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम किस्म की समाअत थी। एक तो डाला जेल में साइफर साजिश केस था और वहाँ पर उनके मरकज़ी गवाह इस केस के असद मजीद साहब जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं साबिक, जिन्होंने ये साइफर लिखा था, उनका बयान कलमबंद किया गया है। उन्होंने पर्दा उठाया है, रियलिटी बयान की है कि असल में ये साइफर था क्या। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शौकत अली सिद्दीकी केस में बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने ये कहा है कि क्यों ना आयन शिकने की कार्रवाई की जाए। कासिम सूरी ने जो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी तहरीक अदम एतमाद की और असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, तो ये एक अंदिया दिया गया है कि शायद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो आयन शिकने की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ साथ हम सियासत पर बात करेंगे कि पीपल पार्टी कहाँ जा रही है, नून लीग का बयानिया कहाँ तक पहुँचा है और सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अशर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। उनसे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि साइफर साजिश केस में जो है वो किस हद तक आगे कार्रवाई बढ़ सकती है और किस हद तक बानी पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। अशर साहब, मुझे बताइएगा सर कि एक तो साइफर केस में आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि असद मजीद साहब ने यह कहा है कि जो टेलीग्राम आई थी, जो साइफर टेलीग्राम थी, उसमें ना तो साजिश का जिक्र है ना खतरे का जिक्र है, तो फिर ये साइफर केस में क्या सर अहमियत होगी फिर इसकी? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि साइफर है क्या चीज। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये इम्प्रेशन है कि साइफर अमेरिका से किसी अमेरिकी ने भेजा या किसी अमेरिकी एहलकार ने ये बातें की। साइफर बेसिकली बात ये है कि ये एक मरासला था जो असद मजीद साहब ने अपने फॉरेन ऑफिस को भेजा। उसमें कहा कि मेरी मुलाकात हुई एक अहम सफारतकार से, जिन्होंने डोनाल्ड रू से मुलाकात की, जिन्होंने ये कहा, उनसे मैंने एक गिला किया और मैंने उनसे ये कहा कि आपने हमारे वज़ीर आज़म से अपने सदर की बात नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से ये मुखालफत की गई और जो हमारे मुखालिफ कैंप है उसकी पैरवी की गई और वो बेसिकली ट्रंप की पैरवी की थी उस वक्त इमरान खान साहब ने, उसकी वजह से ताल्लुकात जो है वो ऐसे नहीं है जिसके अंदर कोई पेशरफ्त की जा सके। बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया था और वो स्टैंड था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या है, हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तो इस तरह की बात थी जिसको इस तरीके से तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया और इम्प्रेशन ये दिया गया कि वो किसी ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में या उस मरातमे में कहा गया कि रिजीम चेंज होना चाहिए पाकिस्तान, जो बिल्कुल गलत बात थी, झूठ था, बहतान था और ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा कि ये एक सीक्रेट चीज होती है जिसको आप जिस तरह आप व्हाट्सएप करते हैं कहा जाता है तो वो इनक्रिप्टेड होगा। ये इनक्रिप्टेड बात थी और इनक्रिप्टेड बातों के अंदर उसका कीज उसमें होती है जिसके जरिए उनको खोला जा सकता है और ट्रांसक्रिप्ट की जाती है। तो ये दो बातें थी, एक तो वो झूठ बोला गया, दूसरा ये कि वो इनक्रिप्शन जो थी उसको आप पब्लिक में कह रहे, और तीसरा ये कि ये चीजें जो है ना सिर्फ सिफारती ताल्लुकात, जरूरी नहीं कि ताल्लुकात खराब हो गए, उनका अगर असर होता है या वो कोई मामला अफवाह करने की बात हो जिसके लिए आपने हल्फ लिया तो वो आपके मुल्क की भी खिलाफ वर्जी है, कवानीन की। सर मुझे बताइएगा, सर मुझे बताइएगा कि जो आजम खान का बयान है 161 का 164 का, उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि अब ये साइफर में जो है वो रुख चेंज कर देगा और आजम खान के बयान ने रुख चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि ये क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा सर? अरे नहीं, देखिए वो सवाल ये है कि क्या साइफर का जो पैगाम है उसकी ट्रांसलेशन जो है या साइफर बाय इटसेल्फ वो कहाँ गया, ये उससे मुतल्लिका बात है कि क्या वो जो है वजीर आजम हाउस में ही था या वो जो उस वक्त के वजीर आजम है वो अपने साथ लेके गए या उसको वापस भेज दिया गया। उसका एक डिफरेंट पहलू है, उसके डिफरेंट जो है उसके असरात और मुज़मरात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सवाल वो नहीं है जो जिसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है सर, बताइएगा कि ये जो आज जस्टिस काजी फैसल साहब के रिमार्क्स सामने आए हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है कि कासिम सूरी आइनी बुरहान की वजह बने, तो ये जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं तो कि क्या कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि कोई आयन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दे दें सुप्रीम कोर्ट और फिर वो शुरू हो जाए कार्रवाई? देखिए, हमें पीछे जाना पड़ेगा
जो मामलात आए जिसमें याह्या खान साहब जो थे उस वक्त के प्रेसिडेंट, जी याह्या खान जो एक यूजरपर करार पाए, और ये कहा गया कि उन्होंने आइन शिकनी की। इसके अलावा आप देखेंगे कि परवेज मुशर्रफ के मुतालिक ये कहा गया कि उन्होंने आइन शिकनी की और बाद में उनको उसकी सजा भी हुई। वो आइन शिकनी का जो डिक्लेरेशन था जी वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जी और इसी तरह याह्या खान को आइन शिकनी का मुर्तकब सुप्रीम कोर्ट ने ही करार दिया था। तो ये मामला जो हैं और ये काजी फाइज ईसा साहब जिस मामले को देख रहे हैं उसमें पहले से ये रूलिंग आ चुकी भी है सुप्रीम कोर्ट की जी जी कि ये आइन शिकनी के मुर्तकब हुए थे, और उसमें 3-4 बातें, ठीक है सर। वो सिर्फ रूलिंग की बात नहीं है, जी वो इस बात की भी चीज उसमें आगे आएगी कि एक जो है वो सदर मुमलिकत को एक एडवाइस दी गई थी, और वो एडवाइस ये दी गई थी कि आप असेंबली को तैलीम कर दें। ठीक है हालांकि बिल्कुल क्लियर है आइन, और उसमें यह है कि वो वजीर आजम जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर कर दी गई हो, वो जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने का एडवाइस नहीं दे सकता। तो वो सर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी होगी। सर देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला आगे चलता है। सर ये जो शौकत सिद्दीकी साहब का केस बरतरफी केस है, फैसला महफूज हुआ और ये बात सामने आई कि बगैर इंक्वायरी हटाना दुरुस्त इकदाम है नहीं है, अगर तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया ही घर चली जाए, ऐसे ऐसे रिमार्क सामने आए। आज फैसला महफूज हो गया, आप क्या समझते हैं इस केस का रुख जो है वो किस तरफ होगा, क्या किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इसके 3 पहलू मुझे नजर आते हैं। एक तो ये कि उनका केस जो है वो इतनी सुस्ती से आगे चलाया गया, जी इसकी नजीर तो मिलती है, लेकिन उससे ये नजर आता है कि उनको रिलीफ देना मकसूद नहीं था कोर्ट का। ठीक है दूसरा, उनकी जो सारी तहफ़्फ़ुज़ात थे और सारी बातें थी, वो भी जो है वो उनको ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मद्देनजर रखा, ना उसके अंदर कोई किसी किस्म का आई वुड से असल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ट्रायल नहीं करती, लेकिन जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं दे हैव टू बी बेस्ड ऑन रीजन एंड रेलेवेंस। जी और जो टेस्ट है रीजन और रेलेवेंस का, वो सुप्रीम कोर्ट अब देखेगा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो तमाम लवाजमात पूरे किए, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि एक आईनी ओहदे से आप किसी को बरतरफ करने का अंदिया दे रहे हैं। उसके ना सिर्फ ये कि उसकी नौकरी या उसकी जो जो पोजीशन है वो खत्म होती है, बल्कि बाद के जो मराहत हैं और जो पेंशन है वो भी, उसके अलावा उसकी जो इज्जत नफ्स है और जो फैमिली में और जो दुनिया में उसकी एक स्टैंडिंग है, जारी बात, वो तो मजबूर होती है उससे। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने हमें समझाया कि जो है वो साइफर केस किस तरफ जा रहा है और इसकी अहमियत क्या है, और साथ ही शौकत सिद्दीकी केस पे भी आपने रोशनी डाली। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जब वापस आएंगे तो नाज बलोच साहब हमारे साथ होंगी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उनसे जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो किस हद तक कामयाब होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ भी मैदान में है और नून लीग पीपल्स पार्टी भी आपस में उनकी जो कशीदा सूरत हाल है उससे फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसका हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में नाज बलोच साहबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। नाज बलोच साहबा, बताइएगा कि ये जो सूरत हाल चल रही है, बिलावल साहब मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं नून लीग को, और ये जो एंटी नून लीग बयानिया है, इससे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा या इसका फ़ायदा नून लीग ले जाएगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो पिछले 1 माह से आप देख रहे हैं, बल्कि 1 महीने 1.5 महीने से शहर शहर जाके अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो साहब हर सूबे में जाके शहर शहर जाके वो लोगों को बता रहे हैं कि किसान के लिए उनके पास क्या प्लान है, मजदूर के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है, यूथ के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है, खवातीन के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है, और पाकिस्तान की ज़राअत के लिए उनकी क्या पॉलिसी होगी। वो तो अपना मैनिफेस्टो, अपना पैगाम ले जाकर लोगों को बता रहे हैं। अब दूसरी जानिब अगर आप देखें तो PMLN एक ऐसी जमात है जो कि घर बैठे जो है अभी से लोगों से कह रही है कि जी अगला वजीर आजम वो अपना बनाना चाह रहे हैं और उनका आएगा। तो बात यह है कि जब
एक ऐसी सोच हो। 2013 के इंतखाबात आपने देखे थे कि जब तमाम सियासी जमातों के कैंडिडेट जो है उनके रिजल्ट मुकम्मल हतमी नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए थे, लेकिन पीएमएलएन की लीडरशिप ने सबसे पहले ऐलान कर दिया कि वजीर आजम बन चुके हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इस तरह से अलल ऐलान और वक्त से बहुत पहले अपने प्राइम मिनिस्टरशिप होने का ऐलान कर देना और ये इंप्रेशन देना कि जैसे उन्होंने कोई जो है अपनी कोई उनकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है या कोई ऐसे वोटों के बगैर ही वो वजीर आजम बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं होता, ये मुनासिब तरीका नहीं होता। तो ये फिर डर है बिलावल साहब को, खौफ है कि वो वजीर आजम ना बन जाए, इसलिए वो कभी लाडला कहते हैं, कभी बुजुर्ग कहते हैं, कभी तनकीद करते हैं। देखिए ये तो सियासी जमातों का हर एक का अपना हक है, अपना इख्तियार है किस तरह से कौन कैंपेन करता है। हम अपना मंशूर बता रहे हैं और हम मवाजना कर रही है हमारी लीडरशिप कि अगर आप दूसरों को मौका देंगे तो उन्होंने तो इतने मौके उनको मिले तो उन्होंने क्या डिलीवर किया, क्या उनके पास कहीं पर किसान मजदूर या आम आवाम या खवातीन के लिए या रोजगार के लिए कोई उनके पास प्लान पॉलिसी थी? तो जवाब है कि नहीं थी। और पीपल्स पार्टी का अगर आप देखते हैं तो बीआईएसपी प्रोग्राम समेत सेहत के शोबे में जो हमने डिलीवरी की है, जो सीपैक का मंसूबा था, ये तमाम वो चीजें, एनएफसी अवार्ड, 18वीं तरमीम, बेशुमार ऐसी चीजें, रोजगार के मौके, तो ये चीजें, और स्पेशली ज़राअत और पाकिस्तान मुश्किल चैलेंजिंग हालात में 2008 में, जबकि हमारे पास जो है वो इतनी गंदम नहीं थी कि हम अपने मुल्क के लोगों को जो है वो उसको की नीड को, जरूरत को पूरा कर सके। 6 महीने के अंदर हमारी हुकूमत आते ही हमने ज़राअत में कितने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स किए कि हम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में आप ये फरमा रही हैं कि आप जो है बिलावल साहब अपना मंशूर बयान कर रहे हैं और फिर आप कह रही हैं कि ये सियासी बातें जो है वो जलसों में होती रहती हैं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो बयानिया पेश कर रहे हैं कि 300 यूनिट जो है अपना फ्री कर देंगे, यूथ के लिए ये लेके आ रहे हैं, किसानों के लिए ये लेके आ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा ये 300 यूनिट? तो पॉसिबल नहीं है। माशी मारीन तो इन्हें जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं कि ये 300 यूनिट देना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको यही बता रही हूं, फिर आप चले जाएं 2008, 2 सैलाब आए पाकिस्तान में, खौफनाक हालात थे, पीपल्स पार्टी की क़यादत हमसे छिन चुकी थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हो चुकी थी, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने आके सीपैक का मंसूबा जो है वो शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बीआईएसपी जैसा प्रोग्राम दिया, वो भी वो लोग कहते थे नामुमकिन है। लोग कहते थे कैसे आप बीआईएसपी प्रोग्राम के तरीके के थ्रू खवातीन को जो है वो एक इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे जबकि मुल्क में मुआशी हालात बुरे हैं। लेकिन वो बीआईएसपी का प्रोग्राम वक्त के साथ साथ एक्सपैंड होता गया, बढ़ता गया, और हर हुकूमत आके उसको मजीद बढ़ाने पे खुद बात करती है क्योंकि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इसी तरीके से जब मैंने आपको बताया कि 2008 में पीपल्स पार्टी को जब हुकूमत मिली तो हमारे पास गंदम की पैदावार ना होने के बराबर थी, 6 महीने के अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में बन गए। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब पीपल्स पार्टी बात कर रही है तो डेफिनेटली हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसे पूरा करने के लिए हमारे पास एक प्लान मौजूद है, कोई कॉन्सेप्ट है। देखें अगर ये तनकीद ऐसे चलती रही तो कल आप पीडीएम में थे और कल कोई सिनेरियो बनता है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ बैठना पड़ता है, तो फिर वो सामना कैसे करेंगे कि पहले जो है वो लाडला और लाहौर का वज़ीर आज़म और कभी कुछ, तो फिर अगर कल साथ बैठना पड़ा तो फिर क्या करेंगे? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जिस तरह से वो जब वजीर आजम थी उनके खिलाफ अदम एतमाद भी लाया गया, उनके खिलाफ किस कदर नाजेबा जो है कैंपेन्स चलाई गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टॉलरेंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल से मुश्किल हालात में शदीद तनकीद का भी सामना बड़े हौसले से किया। ये तो अगली पॉलिटिकल पार्टी इतनी सी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो फिर आप देखें कि सियासी जमातों के अंदर वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो आपको जवाब ही नहीं दे रहे, वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। हाँ तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है अगर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो तो हकाइक पे मबनी बात कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली हमने अवाम दोस्त पॉलिसीज दी हैं, हमने अपने इदारों को आप क्या समझती हैं? आप क्या समझती हैं? पीआईए का ये हाल नहीं किया जो पीटीआई करके चली गई। और उसके बाद जो है अब जो गुज़िश्ता 16 माह में भी आपने देखा कि कौन सी भी बेहतरी आई है, आज भी निष्कारी की बातें होती जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नासिबा मुझे बताइएगा कि जो सूरत चल रही है उससे ये लग रहा है कि
शायद किसी सियासी जमात के पास इतनी अक्सरियत ना हो कि वो अकेले हुकूमत बना सके। तो आप समझती हैं कि जो है तमाम सियासी जमातें जो हैं उसमें शामिल होंगी गवर्नमेंट में, तो ये फिर कैसे पीपल्स पार्टी भी तो शामिल हो सकती है ना? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह गुज़िश्ता 1.5 महीने से सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी के कोई सियासी जमात का लीडर जो है वो आवाम में मौजूद नहीं है। अगर कहीं घर घर जाके, इलाके इलाके में जाके, शहर शहर जाके मंशूर पेश किया जा रहा है, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। और पीपल्स पार्टी के साथ अवाम की सपोर्ट है। अगर दूसरी जमातें समझती हैं कि उनके वोटर बैंक है, वो अपना इंतखाबी जो है वो अपना एक्सरसाइज करें, इंतखाबी मुहिम चलाएं अपना, लेकिन ये 8 फरवरी को अवाम का वोट डिसाइड करेगा कि वो किस सियासी जमात के हक में वोट करने निकलती हैं। बहुत शुक्रिया नाज साहबा। ये थी नाज बलोच साहबा जो हमारे साथ थी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है पेश कर रही थी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कर रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गिराई गई या अदम एतमाद लाया गया, आज उसकी गूंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी गई। आज शौकत सिद्दीकी केस में रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से कि उन्होंने कहा कि कासिम सूरी आइनी बहरान की वजह बने। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे और उन्होंने कहा है कि क्यों ना आयन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, यानी कि कासिम सूरी के साहब के खिलाफ जो है वो क्यों ना आयन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अदर सदीक साहब, हम उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लायर्स हैं, उनके सीनियर लायर हैं, उनसे बात करेंगे। अदर भाई मुझे बताइएगा कि आज जो रिमार्क्स सामने आए हैं इस केस में, तो लग तो ये रहा है कि कोई नया केस बन सकता है तहरीक इंसाफ पर या कासिम सूरी पर। शुक्रिया। असल में हमारे मुल्क के जो चीफ जस्टिस साहब है ना, उनको सोशल मीडिया को लगता है ज्यादा देखते हैं, पहले तो कहते थे नहीं देखते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो मामला उनके सामने है वो अपने उस मामले की हद तक रहे। उनका उस वाक़े के साथ जो 3 अप्रैल को जो वाक़या हुआ था तहरीक अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में जो रजाद की थी, उसका फैसला आ चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया हुआ है, लार्जर बेंच का भी फैसला आ गया, तो उनके खिलाफ किसी तरह की भी कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। ये भी मैं बताता चलूं। बाकी वो ठीक है, उनकी ख्वाहिशात हैं, यानी केस लगा नहीं लगा, ये हम तो हमारी उम्र बीत गई है कि इन चीजों को सामने रखते हुए हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, पॉलिटिकल क्यादतों का रोल रहा है। आज एक और बड़ा अहम केस है अदर साहब। आज असद मजीद जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के अमेरिका में, उनका बयान कलमबंद किया गया सैफर केस में। उन्होंने आज फिर कहा है कि जो साइफर टेलीग्राम था उसमें कहीं जिक्र नहीं है ना खतरा का ना साजिश का, तो फिर बयानिया तो आपका वहीं से शुरू हुआ था। देखें, अब ये तो बातें, अब साइफर का भी पहली तो बात है वो डॉक्यूमेंट सामने आए नहीं। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा ये बात सामने आ जाएगी बड़ी वजाहत के तौर पर। और उसमें देखिए, उसके हम मिसाल के तौर पर हम जब हालात और वाकया देखते हैं, ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी ना कि इमरान खान साहब को हटाना है, और हटाने के बाद अब तहरीक अदम एतमाद, अब ये दो चीजें तो ऐसे तो नहीं आई है ना। ये तो ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से जो बातें होती रही है, ग्राउंड में वो चीजें मौजूद थी ना, तो उन चीजों को सामने रखते हुए ये बात आई थी। हम समझते हैं जो कि कॉलम भी देखे जा चुके, फिर उस वक्त के सफीर जो मिल रहे थे वो सफीर आजकल भी मुलाकातें करते फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कहानी है। इसीलिए तो आप कहा करते थे कि इसका जुडिशल कमीशन बना ले। आज भी, यानी मैंने खुद दरखास्त दी थी जुडिशल कमीशन बनाने की, और उस वक्त कहा गया कि नहीं, आर्टिकल जो ये कहा गया था वो जुबैर ने भी कह दिया, जो साबका गवर्नर है, कि मुल्क तो उस वक्त डिफॉल्ट के करीब था ही कोई नहीं। 16 पॉइंट पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की बात उस वक्त करते हैं वो, तो वो बातें भी झूठ साबित हो गई। लेकिन देखे ना, उसी मुलाकात से तो बात शुरू हुई थी सर, कि उसी मुलाकात का सैफर ही तो लहराया गया था ना जलसा में यहाँ पे इस्लामाबाद में, और फिर ये बात चली। और फिर तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उन्होंने खुद ही कहा कि ये अमरीकी साजिश नहीं थी। तो कहीं बंदे को रुकना चाहिए ना, या अमरीकी साजिश है या किसी और की साजिश है। अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अमरीकी साजिश है या नहीं है, लेकिन जो बातें कही गई उसका देखें ना, अल्टीमेटली मैं तो उसको सजेशन ये दी थी कि लॉन्ग मार्च जो निकल के आ रहा है, सिंध से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, इसको रोका जाए। जिस तरह 25 मई को नहीं जाने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकत के जोर से रोका जाए, बगावत के पर्चे दर्ज किए जाए,
दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज किए जाए। जो इमरान खान साहब के साथ होता रहा, इमरान खान ने ऐसी एक्शन लेने का कहा ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल ऐसे, उन्होंने कहा जी जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहा है आ जाए, जिसने आना है वो पहुंचे। उन्होंने तो फैसिलिटेट किया। ये तो बड़ा फर्क पड़ता है। अगर रवायती तरीके से इमरान खान साहब चाहते तो ये तरीके तो मैं आपको कामयाब नाकाम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो फिर जो मर्जी कहते रहे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट आगे करती रही, पीछे करती रही। इसका फिर इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये है कि आपके यहाँ जो मोस्ट पावरफुल कोई इदारा या कोई जगह है तो वो एस्टेब्लिशमेंट ही है ना। तो वो जिसका मर्जी, जिसको जिस तरह मर्जी ले जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर ये बात नहीं है जी। आपने आजम खान का बयान देखा होगा जो अभी रिसेंटली उन्होंने दिया है वहाँ पे कोर्ट में ड्यूरिंग हियरिंग जो है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा इस केस में? आपको कोई फ़ायदा हो सकता है? कोई ऐसी कोई है, कोई ऐसी चीज़ कोई जिससे कोई आपको कोई रिलीफ मिलता हो? कोई देखिए, आजम खान को तो वादा माफ गवाह बनाया था। 161 का बयान, 164 का बयान लिया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 164 के बयान की उतनी हैसियत नहीं है। 164 बयान में जिसके खिलाफ लिया जाए उसको कन्फ्रंट कराना पड़ता है। तो इमरान खान साहब को तो कन्फ्रंट नहीं कराया गया था। और 161 का बयान तो पुलिस के पास दबाव की वजह से है। जो आगे उन्होंने कोर्ट के अंदर कह दिया उस बयान से आगे पीछे नहीं हो सकते। और वो सारी चीजें जो कोर्ट के अंदर कह दी है वही रिकॉर्ड का हिस्सा है। बाकी जितनी बातें थी, जो कुछ भी कहा गया था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, सजा अगर हो सकती है तो कितनी हो सकती है। अभी तो फिलहाल इसमें सजा कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। मुझे इसमें इमरान खान साहब जो है बाइज्जत बरी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस केस में सजा है क्या, जरा बताएंगे? आप तो लॉयर हैं, इस केस में सजा है क्या वैसे? देखिए, दो बातें हैं। एक, जहां तक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से है कि अगर वो साबित हो जाए, वो तो अभी तक कोई चीज दूर दूर तक कोई एविडेंस ऐसी नहीं आ सकी है, तो वो सजाए मौत या उम्र कैद की हद तक बातें को लेकर गए हुए हैं। बाकी नॉर्मल छोटी मोटी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अबैटर, प्रपोजर, स्कैंडर, इनकी गुफ्तगू का म्यार अपना होगा। लेकिन अगर आप बेसिक प्रिंसिपल उठा कर देखें आप, तो बेसिक उसमें कोई ऐसी वायलेशन हुई भी नहीं है कि जो ये सजेस्ट करती हो कि आपको ये सजा देनी है जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सिंध बड़ी अहमियत का हामिल है इस इलेक्शन में, जहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और अब GDA, MQM और नून लीग का इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और मामलात जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। इसलिए सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अहमियत का इख्तियार कर गया, क्योंकि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी ने बचाना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, GDA की सीनियर रहनुमा हैं, सबक स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उनसे बात करने जा रहे हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। मैम एक तो बताइएगा कि GDA ने लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया था, सीट हुई थी एडजस्टमेंट, और अब जो है MQM और नून लीग के साथ है, तो क्या तवक्कुआत हैं, कितनी सीटें निकाल पाएंगी वहाँ सिंध से और NA की या सूबाई की? अब सिर्फ ये है कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है JUIF के साथ रूरल सिंध में, और सिटी में यहाँ पे अर्बन में MQM के साथ होगी। लेकिन जाहिर है कि जहाँ भी हमारी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं कि उसमें जो भी एंटायर वोट है कि वो एक ही तरफ जाए। सो उस पे अभी तक डिस्कशंस हुई हैं और वही होगा। ठीक है। तो मैम ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े दावे करती है, 15 साल से गवर्नमेंट है उनकी, कि हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के लिए, बाकी सिंध की तरक्की के हवाले से। कुछ आपका तलक सिंध से है, तो कोई ग्राउंड रियलिटीज में बताएंगी हमारे नाज़रीन को कि सिंध की असल हालत है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये इसलिए शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि बाकी मीडिया का कोई सिंध की तरफ फोकस है ही नहीं। जी। और सिर्फ सारा फोकस रहता है पंजाब, लाहौर और इस तरफ, और समहाउ सिंध को टोटली इग्नोर किया है। इसीलिए आज सिंध की ये हालत है जिसमें कि हम साफ पीने के पानी से लेके एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज की तबाही हो चुकी है। और हमने सिंध को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है हमेशा, और जिस तरह के 15 सालों में एक बेदर्दी से लूटा गया है, इसने बहुत को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, प्राइमरी स्कूल्स खत्म है, तालीम का मेयार बिल्कुल खत्म है। आप SDGs में देखेंगे तो पहले बलूचिस्तान लोएस्ट उस पे होता था, आज आप सिंध को वहां पाएंगे। और जहां तक हेल्थ का है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स खत्म है। जब तक के जैसे कोई जिम्मेदारी लेके अपना खुद से ख्याल करे, अदरवाइज कोई बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी खत्म हो चुके हैं।
उसके अलावा अगर आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन सबसे जो तकलीफ दे बात है क्योंकि इस वक्त आपकी यूथ पॉपुलेशन का बल्ज है, और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है कि जिस तरह पूरा रूरल सिंध जो है उसको बाकायदा एक जिसका ड्रग्स और उसमें वो है इतना कॉमन हुआ है, और पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड लगता है, क्योंकि हमारे हल्के में खास तौर पे कि वहां पे गुटखा हो, सफीना का कारोबार, सबको सरपरस्ती हासिल है। और यूथ के अभी रिसेंटली 2 बच्चों की डेथ हुई है आइस की वजह से। ये चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं जिसका नुकसान होता है हमें। तो ये और फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी बहुत खराब है रूरल सिंध में। ठीक है, तो मैम हमें तो बताया जाता है कि लाड़काना के जो बिलावल साहब हैं दावा करते हैं सक्खर का, लाड़काना का, जामशोरों का और बाकी जो रूरल सिंध है उसका बड़ा दावा किया जाता है कि हमने जो है वो रोड नेटवर्क बड़ा बिछा दिया है, क्राइम की सूरत बेहतर हो गई है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं फिर इसका मतलब है। देखिए लाड़काना और सक्खर सिंध नहीं है, सिर्फ सिंध ये नहीं जी। अगर हो सकता है कि क्योंकि मैं लाड़काना रिसेंटली नहीं गई हूँ तो मैं इस तरह का कोई चीज नहीं कहना चाहती, और लेकिन जो नजर आता है और जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, चाहे जर्नलिस्ट के मर्डर हो, चाहे ये जो बच्चियों के साथ हुआ है, ये सब अपर सिंध में ज्यादा रिपोर्ट हुए। लेकिन जितनी और ये कच्चे के डाकू, ये सब चीजें क्या हैं, या अगर कोई गवर्नेंस हो तो ये सब पता चलना चाहिए ना। और नॉर्थ सिंध में तो आप गुर्बत का लकीर से जो ये कहते थे कि गुर्बत की लकीर से, मैं समझती हूँ 80% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और वहां पे गुर्बत बड़ी है क्योंकि ना पानी होता है, उसके अलावा ये जो आए साल फ्लड्स हो जाते हैं, कोई वहां पे रिहेबिलिटेशन का किसी किस्म का कि फ्लड के बाद, हालांकि मिनिस्टर भी वहां के हैं, वो पहले एग्रीकल्चर के मिनिस्टर भी वहां से थे, उसके बाद ये रिहेबिलिटेशन के एडवाइजर और फेडरल को मिनिस्टर के लिए वो भी वहीं से हैं, लेकिन आप देखते कि हर चीज तबाह बर्बाद हुई पड़ी है वहां पर लोअर सिंध में। ठीक है मैम, बिलावल साहब बड़ा दावा कर रहे हैं, कभी 300 यूनिट फ्री करने की बात करते हैं, कभी कुछ और इनारात, कोई उनका जो मंशूर आया है 10 नुकाती, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो पॉसिबल है कि आपको खुद गवर्नमेंट का हिस्सा रही हैं, स्पीकर रही हैं, सियासतदान हैं, कोई आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे, जो दूध की नहरें जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी और ये वादे पूरे हो जाएंगे कोई? देखिए जो 15 साल का तजर्बा दिखा रहा है उसी से ही हमें समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो बेसिक नारा था पीपल्स पार्टी का वो था रोटी कपड़ा मकान। आपने तो तीनों चीजें छीन ली हैं, तो कौन से नारे, कौन से मैनिफेस्टो, आपके कोई पुराने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दिखा दीजिए। देखिए अगर जहां जिस जगह आप तालीम, प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाए और अस्तबल बने हुए हों, अगर आप जानवर बंधे हुए हो, कहीं आपको स्कूलों में नजर नहीं आएगा कि प्रॉपर बेंचेस हो, बच्चों के लिए कोई माहौल हो, तालीम लिटरेसी रेट, वैसे ऑफिशियल रेट बताते हैं कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप आके देखेंगे तो खुद आप लोगों को ये सर्वे करने चाहिए कि वहां पे 100% बच्चा जो है कि रूरल सिंध में और खासतौर पे लोअर सिंध में कि बच्चे स्कूलों की कोई तालीम है ही नहीं। उसके अलावा हेल्थ का इतना बुरा हाल है क्योंकि जहां आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इनके तो मैनिफेस्टो में इनको टॉप पे रखना चाहिए था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो बेसिक आपकी नीड है, और अगर हेल्थ को आपने संभालना है तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से होगा। उसके लिए क्यों कुछ नहीं रखा गया मैनिफेस्टो में? आज तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल सका है, और यही 2-3 चीजें अहमियत की थी कि साफ पीने का पानी होता। तो और सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जब आप वैसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी ये तो सूबाई सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इस तरफ ना देखे, तो सूबाई सब्जेक्ट में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप जाके जरा वहां देखिए हालत,
आज आप जिस जलसे में जाएंगे, जिस रैली जाएंगे, आपको जो बच्चों की तादाद नजर आएगी कि वहां पे जब तक के इन चीजों की तरफ फोकस नहीं होगा तो किस तरह आप उनकी नीड्स पूरी कर सकते हैं। जब आपके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है तो आप कहाँ से नीड्स पूरी कर सकते हैं। आज बच्चे भूखे हैं, आप कहते हैं भूख मिटाओ, आप पहले पॉपुलेशन तो कंट्रोल करें। आप कहाँ से, जब तक आप सबसे बड़ा आपका जो रोजगार रूरल फंड में आता है वो एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर का जो हालत है इस वक्त, जब पानी नहीं है आप पीने का देते साफ और ना पानी होता है वहां पे, तो वो भी जमीनें भी सफर करती हैं। और फ्लड, आए दिन फ्लड है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलती है उनको। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत से गांव में पानी अभी तक खड़ा हुआ है और वहां के लोगों को कोई घर नहीं मिले हैं। तो ये सब चीजें तो डॉक्टर साहब जो हालात अभी आप बता रही हैं, जाहिर बात है पब्लिक भी जानती है, जिनके इलाकों में काम नहीं हुए या जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आप समझती हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो खिलाफ जा सकती हैं पीपल पार्टी के, और कोई आने वाली जो हुकूमत है वो शायद उसमें पीपल पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिले? देखिए, हम तो एक ही ख्वाहिश करते हैं, काश सिंध में कभी फेयर इलेक्शन हो जाए तो जो लोगों का गुस्सा है वो आपके सामने आएगा और वो पता चले कि क्या है। यहाँ पे कभी फेयर इलेक्शन के बड़ी मुश्किल से होता है। और आज भी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि एक मेरे फॉर्म रिजेक्ट कराने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया है और आगे भी लगाए जा रहे हैं। तो आप क्यों डिसेंट को क्रश करना चाहते हैं? आप क्यों फील्ड नहीं दे रहे हैं? आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें यहाँ पे सिंध में किसी को, यहाँ तो फील्ड नहीं दे रहे हैं किसी को। तो ये सब बातें सिर्फ किताबें और तकरीरों की हद तक हैं। अमली तौर पे सिंध को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेके इन्होंने तबाह कर दिया है। हमारा यूथ बल्ज जितना ड्रग्स में इस वक्त आ गया है कि एक बहुत फिक्र की बात है। तो मेरा तो कंसर्न ये, और मैं चाहती हूँ कि ये अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें डालें। इनको हर डिस्ट्रिक्ट में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने चाहिए, इनको शदीद स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए कि जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं और करवाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे इस वक्त, अगर मैं आपको वो वीडियो क्लिप्स भेज दूं जिनसे ये गुटके और इनकी पुड़ियां पैक करवाते हैं और ये धंधे करवाते हैं। तो मैम आपका इलेक्शन क्लियर है? अभी आप हैं इस पोजीशन में कि इलेक्शन लड़ रही हैं? जी, मेरे बिल्कुल मैं लड़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आवाम का रिस्पांस है कि काश यहाँ पे फेयर इलेक्शन हो जाए तो आपको पता चले कि क्या यहाँ की सूरत हाल है। ठीक है मैम, वफाक की तरफ आते हैं कि आप जो है वो सारी सूरत हाल देख रही हैं। नून लीग की जो इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बिलावल साहब जो है वो तकरीर करते हैं, एंटी नून लीग का बयानिया लेके आते हैं। तो आप समझती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो नून लीग की और उसकी इत्तेहादियों की बनेगी वहाँ पे वफाक में? देखिए, अब ये तो जाहिर डिपेंड करेगा कि कितनी सीट नून वहां से निकालती है पंजाब से, और बाकी जो है कितने इंडिपेंडेंट आते हैं। एक पार्टी तो जाहिर है उसको ग्राउंड से ही हटा दिया है, और फिर और जो दूसरी पार्टीज हैं, क्योंकि ये तो टोटली रिजल्ट पे और इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। पर यकीनन जो भी अलायंसेस बनेंगे उस पर डिपेंड करेगा। चलें, शुक्रिया मैम। हमारे पास टाइम से ख़त्म हो गया। अशरफ साहब थे हमारे साथ, साबिक अटॉर्नी जनरल। उन्होंने बताया कि ये साइफर केस में असद मजीद का बयान का क्या अहमियत है और आज़म खान के बयान की क्या अहमियत है, और इसी तरह शौकत अली के केस पर भी बात हुई। अपना ख्याल रखिएगा। ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।